स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें श्रद्धांजलि पेश कर रहा है। आज उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार के मंत्री, कई सांसद समेत एनडीए में शामिल कई वरिष्ठ नेताओं ने भी दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति महोदया, उनकी यादें कम नहीं है। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हाँ, उनकी देह हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके स्मरण तथा सम्मान में उनकी यादें कम नहीं है। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने श्रद्धेय अटल जी को। और अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को। श्रद्धेय अटल जी के विचार, उनकी वाणी आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है आज, और 5वीं पुण्यतिथि के इस मौके पर आज देश उन्हें श्रद्धांजलि पेश कर रहा है। आज उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस खास आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और इसके पहले राष्ट्रपति भी वहां पहुंची, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसको लेकर तमाम और कई दूसरे लीडरान भी वहां मौके पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रियों का 39वां जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। जत्थे में 834 यात्री शामिल हैं। यात्रियों का जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्री निवास जम्मू से रवाना हुआ। इनमें बालतल मार्ग से 248 यात्री, जबकि पहलगाम मार्ग से यात्रा के लिए 586 यात्री शामिल हैं। ये सभी 27 वाहनों में सवार थे। और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता समीर। समीर, आपके पास क्या तफसीलात हैं इसको लेकर? जो अमरनाथ यात्रा जारी है, क्या अब भी एक एक दिन के अंतराल पर जो यात्री हैं वो भेजे जा रहे हैं जम्मू यात्री निवास से कश्मीर की तरफ? और ख़ास तौर से अब मौसम किस तरह से उन्हें का साथ मिल रहा है? सुरक्षा को लेकर तो आप जाहिर है कि ऐसी कोई बात रही नहीं है, तो आप बताएं हमें क्या डिटेल है। देखिए, इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि आज 3 दिन के बाद यात्रा फिर शुरू हुई है। 3 दिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि 13 तारीख को जो अल्टरनेटिव डेज के हिसाब से उस दिन नहीं यात्रा गई थी, क्योंकि 14 को जानी थी, लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंस डे था और फिर 14 और 15 को एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि यात्रा को आगे जाने नहीं दिया जाएगा जम्मू से। तो 3 दिन के अंतराल के बाद आज फिर यात्रा शुरू हुई है। सुबह यात्री निवास से जो 39वां जत्था है वो निकला है यहाँ से जम्मू से। और अगर मैं लोगों की बात करूँ, क्योंकि हम कुछ दिन पहले गए थे यात्री निवास, तो यात्री निवास में बहुत कम लोग वहां पे आ रहे हैं। अब जो ऑब्वियसली अब ये जो यात्रा आज छड़ी मुबारक भी वहां से निकलेगी श्रीनगर से, तो टोटल मिला के अगर हम देखें मिसाल, तो यात्री बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं उनके जोश में कोई कमी नहीं है। संख्या भले ही कम हुई हो, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। देखिए, आज 3 दिन के अंतराल के बाद सिर्फ 800 कुछ यात्री गए हैं, तो उसका मतलब है डाउनफॉल हुआ यात्रा में। और क्योंकि अब आखिरी आयाम है, अब मात्र हम कह सकते हैं 12 से 13 दिन रह गए हैं यात्रा को, क्योंकि 1 सितंबर को ये यात्रा खत्म होगी, 62 दिन की यात्रा। लेकिन आज तक तकरीबन 4,31,000 लोगों ने यात्रा कर ली है, जो कि पिछले साल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। और 4,31,000, और मुझे जो लग रहा है कि 4,40,000 के आसपास जो यात्री हैं टोटल मिला के जब यात्रा खत्म होगी, या उससे भी थोड़ा ज्यादा, ये यात्रा फिर जब खत्म होगी तो उस टाइम तक इतने यात्रियों ने दर्शन किए होंगे। जहां तक मौसम का सवाल है, तो जम्मू में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मौसम ठीक है, रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के मौसम ने भी साथ दिया है इस बार। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही खुशगवार माहौल में ये यात्रा अभी तक हो रही है। जब से 1 जुलाई से यात्रा शुरू हुई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मौसम ने सिर्फ 3 दिन
साथ नहीं दिया था। जुलाई के महीने में ही 14, 15 और 16 तारीख को जब बारिशें हुई थी बहुत ज्यादा, फिर यात्रा रोकनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद यात्रा में कोई भी बाधा नहीं आई है। और अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करें, हालांकि कई लंगर अब उठा लिए गए हैं, कोई लंगर जो मालिक हैं वो अपने अपने राज्यों में वापस चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे लंगर अभी भी चल रहे हैं। और लंगरों में थोड़ा कमी तो आई है, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है उसमें कोई कमी नहीं है, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हो, चिकित्सा के हवाले से हो, या जितने भी पहले से तैयारियां हैं वो अभी भी पूरी उतनी ही तैयारियां हैं। और जो भी यात्री अब आ रहे हैं वो अब जल्द से जल्द वहां पे दर्शन करना चाहते हैं और फिर उसके बाद वापस अपने अपने राज्यों में जाएंगे। लेकिन जितने भी यात्री इस साल आए हैं उन्होंने प्रशंसा की है एडमिनिस्ट्रेशन की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, आम लोगों की, और जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी लोगों की। क्योंकि जो लोग हैं और सबसे ज्यादा जो जम्मू में हो या कश्मीर में जो आम नागरिक हैं, जिस तरह उन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, अपना जो एक सपोर्ट किया है, वो उसके वो कायल हो गए। और उनका ये कहना है कि अगली बार जब वो जाएंगे अपने साथ और कुछ जब लोग हैं, अपने हमसाया हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेशन में जो हैं, उनको भी हम लाएंगे अगली साल, क्योंकि इस साल के जो अरेंजमेंट्स हैं वो व्यापक थे। कुछ लोगों से जो पिछले 20-22 सालों से लगातार विशाल आ रहे हैं, जब उनसे हम बात करते थे उन्होंने कहा कि इस तरह के अरेंजमेंट्स पहले उन्होंने नहीं देखे हैं। हालांकि सिक्योरिटी का जो ग्रिड है वो मजबूत ज्यादा हुआ है, जो तलाशी लेनी या उन कार चेकिंग का जो सिलसिला है उसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है। यहाँ पर उस दायरे को बढ़ाया गया है, लेकिन यात्रियों का कहना है कि यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो उनको घर का जैसा माहौल लगता है, न सिर्फ यहाँ जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में भी। और उसका सारा क्रेडिट आम लोगों को भी जाता है, यहाँ के भी और कश्मीर के भी, जो हमेशा इन यात्रियों की सुरक्षा, उनकी देखभाल करते हैं। उनकी जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको वो हल करने की कोशिश करते हैं। तो उसका परिणाम होता है कि जब ये यात्री अपने घरों में जाते हैं तो एक अच्छा मैसेज देकर, अच्छा एक फील लेकर जाते हैं, जिसको वो अपने घर वालों के साथ शेयर करते हैं, हमसाया के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, गाँवों के साथ। और इससे क्या होता है कि एक गुडविल बनता है। बहुत शुक्रिया आपका समीर, तमाम जानकारी के लिए। तो समीर बता रहे थे कि जो यात्री हैं उनका अब आना थोड़ा कम हो गया है, और ऐसे भी अब समय बहुत करीब है, 10 से 12 दिन और बचे हुए हैं। और ऐसे में जो धीरे धीरे ये कहा जा सकता है कि यात्रा जो है अब वो अपने कंक्लूडिंग की तरफ बढ़ रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले साल जो यात्री थे उससे ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया। आगे बढ़ते, सुप्रीम कोर्ट पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फिर सुनवाई करेगा। आज की सुनवाई में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती हैं, ऐसी खबर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जिक्रेज पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। इस वक्त एक अहम खबर आपको हम दे रहे हैं। खबर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से 2019 में 5 अगस्त 2019 में जो 370 को निरस्त किया गया था, उसको लेकर जो उसके खिलाफ जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थी, उन याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। और उसकी जो तफसीलात है वो आपको हम थोड़ी देर में देंगे। फिलहाल एक और अहम खबर आपको देते हैं कि शिमला के कृष्णा नगर इलाके में बड़ा भूस्खलन हो गया है। शिमला के कृष्णा नगर इलाके में बड़ा भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग हुई है। इस भूस्खलन में 5 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए हैं, 2 लोगों की मौत भी हो गई है। शिमला में फिर जमींदोज हुए कई मकान। कृष्णा नगर इलाके में दर का पहाड़। शिमला स्लॉटर हाउस का मिटा नामो निशान। पहाड़ दरकने से कैसे बड़े बड़े मकान पल भर में मिट्टी में मिल जाते हैं, ये समझने के लिए शिमला में तबाही की सबसे नई तस्वीर देखी।
15 अगस्त की शाम करीब 5:15 पर कृष्णा नगर इलाके में पहाड़ी पर बने 5 से 6 घर एक साथ भर-भरा कर गिर गए। घरों का मलबा नीचे बने नगर निगम के स्लॉटर हाउस पर गिरा, जिससे उसका भी नामो निशान मिट गया। एक और बड़ा लैंडस्लाइड यहां पर हुआ है, कृष्णा नगर में ये लैंडस्लाइड हुआ है और मेरे पीछे आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। अब यहां पर दरअसल पेड़ एक गिरा और पेड़ के साथ धीरे धीरे मकान गिरते चले गए और करीब 5 से अधिक मकान प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहां पर नीचे जमींदोज हो गए हैं और नीचे ये सभी मकान स्लॉटर हाउस पर गिरे। लोगों को इन घरों के गिरने की आशंका पहले से थी, तभी अलग अलग जगहों से कई लोग वीडियो भी बना रहे थे। जिसमें सुनाई दे रही आवाज से लगता है कि सभी को घरों के धराशायी होने का अनुमान पहले ही हो चुका था और प्रशासन को इसकी सूचना भी दे दी गई थी। यहाँ पे जो है 5-6 घर बताए जा रहे हैं जो कोलैप्स हुए हैं। इनके कोलैप्स होने का प्राइमरी रीज़न जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो एक पेड़ था वो पेड़ गिरा, उसकी वजह से जो है ये घरों का स्टार्टर लूज हो गया और घर भी जो है उसके साथ गिर गए। तो पर हमने घरों को जो है वो एहतियातन जो है पहले ही खाली करवा दिया था, क्योंकि ऐसा रिस्क बताया जा रहा था कि वहाँ की जो स्टार्टर है वो लूज है और वहाँ पे गिरने का खतरा है। गनीमत ये रही कि सभी मकानों को पहले ही खाली करा लिया गया था। जिन लोगों के मलबे में दबे होने का शक है, बताया जा रहा है कि वो स्लॉटर हाउस में काम करने वाले लोग थे जो वक्त रहते खतरे को नहीं भांप पाए। बड़ा लैंडस्लाइड राजधानी के बीचों बीच हुआ है और 5 से अधिक मकान जमींदोज हो गए हैं। स्लॉटर हाउस के ऊपर ये पूरे मकान गिरे हैं और स्लॉटर हाउस में ये कहा जा रहा है कि 1 या 2 लोग काम कर रहे थे, हालांकि सही संख्या का अनुमान अभी तक नहीं लग पाया है। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज भी आपको हम देते हैं शिमला से, बड़ी खबर यह है कि शिमला के शैक्षणिक संस्थानों में 2 दिनों का अवकाश रखा गया है। शिमला के शैक्षणिक संस्थानों में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज, स्कूल वगैरह, शैक्षणिक संस्थानों में 2 दिनों का अवकाश रखा गया है। निजी और सरकारी सभी तरह के संस्थान बंद रहेंगे। इनमें प्राइवेट स्कूल जो होंगे वो भी बंद रहेंगे, सरकारी स्कूल या कॉलेज होंगे वो भी बंद रहेंगे। आपदा और खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने इसके आदेश जारी किए हैं। ये शिमला के हवाले से खबर आपको हम दे रहे हैं, शिमला को लेकर खबर दे रहे हैं। शिमला से बड़ी खबर यह है कि शिमला के शैक्षणिक संस्थानों में 2 दिनों का अवकाश रखा गया है। निजी और सरकारी सभी तरह के संस्थान बंद रहेंगे। आपदा और खराब मौसम के चलते यह फैसला लिया गया है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने इसके आदेश जारी किए हैं और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राजेंद्र जुड़ गए हैं इस वक्त। ज्यादा जानकारी के साथ हम उनसे भी बात करेंगे और अपडेट लेंगे कि क्या इस वक्त की स्थिति है, मौसम का हाल कैसा है और ये जो छुट्टियां दी गई हैं या जो अवकाश रहेगा 2 दिनों तक जो संस्थान बंद रहेंगे, तो इसके पीछे दरअसल उद्देश्य क्या है, अवकाश देने की नौबत क्यों अब आ रही है और क्या ऐसे हालात शिमला में ही से बने हुए हैं या फिर ये कि शिमला के अलावा दूसरे और जिलों में भी इस तरह के हालात बने हुए हैं। शिमला से इस वक्त फिलहाल ये खबर है कि शिमला के शैक्षणिक संस्थानों में 2 दिनों का अवकाश रखा गया है और ये 2 दिनों का अवकाश, 2 दिन की छुट्टी, ये निजी और सरकारी सभी तरह के संस्थानों पर लागू होगा ये। और इसलिए सभी संस्थान, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, सब के सब इन 2 दिनों तक बंद रहेंगे। आपदा और खराब मौसम को वजह बताकर, आपदा और खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने इसके आदेश जारी किए। तो दरअसल हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में, कई इलाकों में स्थिति जो है वो बहुत ही खराब बनी हुई है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, एक तो ये पहले शिमला से जुड़ी जो खबर है कि 2 दिनों तक तमाम शैक्षणिक संस्थान यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, अवकाश रहेगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे दें, क्या ये सिर्फ शिमला के लिए लागू है या किसी और जिले के लिए भी? और दूसरा ये कि जो मौसम की स्थिति है हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों में या किन किन जगहों पर ज्यादा स्थिति जो है वो मतलब खराब नजर आ रही है? शिमला जिला में केवल आज शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। पहले 2 दिन की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद डीसी की तरफ से आदेश आए और 1 दिन के लिए, आज के दिन के लिए शैक्षणिक संस्थान बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 2 दिन के लिए शैक्षणिक संस्थान बंद करने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि क्या आज कुछ अपडेट
शिक्षा विभाग की तरफ से या प्रदेश सरकार की तरफ से आती है, या फिर 2 दिन का शैक्षणिक संस्थान बंद करने का निर्णय बरकरार रहता है। अब तबाही की तरफ अगर हम बढ़े तो पूरे प्रदेश में इस वक्त पूरा प्रदेश भारी बारिश के बाद जो कहर आया है उसमें पूरा प्रदेश प्रभावित है। चाहे किसी भी जिले की अगर हम बात करें, किन्नौर और लाहौल स्पीति में थोड़ा कम प्रभावित है लोग, लेकिन बाकी सभी 10 जिलों में लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। केवल राजधानी शिमला की हम बात करें तो पिछले 3 दिनों के अंदर 250 से अधिक पेड़ गिर चुके हैं। इसके अलावा 14 शव बरामद किए जा चुके हैं अलग अलग जगह से। 5 शव इसके अलावा फागली में जो लैंडस्लाइड आया था वहां से आ चुके हैं। तो तबाही का मंजर लगातार बरकरार है और पूरे प्रदेश में 55 से अधिक लोगों की मौत जो अभी तक जिनके शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, 55 से अधिक लोगों की मौत पिछले 3 दिन में हो चुकी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 850 से अधिक सड़कें बंद हैं, 4 नेशनल हाईवे बंद हैं। नेशनल हाईवे को हालांकि खोला जा रहा है कहीं कहीं, लेकिन छोटे वाहनों के लिए खोला जा रहा है, उसके बाद दोबारा से लैंडस्लाइड हो रहा है, दोबारा नेशनल हाईवे बंद हो रहे हैं। अब संपर्क मार्गों की मैंने बात कर ली, 850 से अधिक संपर्क मार्ग बंद हैं, 4200 से अधिक विद्युत ट्रांसफार्मर ठप हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। तो पूरे प्रदेश में तबाही का मंजर लगातार बरकरार है, लेकिन राहत की बात इस सब के बीच में ये है कि अब मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो प्रेडिक्शन जताई गई है उसके अनुसार आगे आने वाले दिनों में बारिश जरूर है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट नहीं है, रेड अलर्ट नहीं है, हल्की बारिश है। तो ऐसे में जो राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं उनको कंटिन्यू रखने में सहायता प्रशासन को मिलेगी, स्थानीय लोगों को मिलेगी और लॉस को कम किया जा सकेगा, रिलीफ लोगों को प्रदान किया जा सकेगा इन आने वाले दिनों में। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की है वो सही रहेगी। राजधानी शिमला के समहिल के समीप शिवबावड़ी में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें अभी तक 12 शव बरामद कर लिए जा चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार कुल 20 लोग कम से कम बताए जा रहे हैं जिनका संपर्क हो चुका है जिनके परिजनों का, और जो कह रहे हैं कि उनके परिजन लापता हैं इस लैंडस्लाइड के अंदर। तो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 8 से 10 लोग और मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। प्रशासन की तरफ से हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में। कल एक बड़ा लैंडस्लाइड राजधानी शिमला के ही कृष्णा नगर में आया और वहां पर करीब आधा दर्जन मकान लैंडस्लाइड के नीचे दब गए। एक स्लॉटर हाउस, बड़ा स्लॉटर हाउस था, करीब 24 करोड़ की लागत से बनाया गया था, उसके ऊपर ये सभी मकान चले गए लैंडस्लाइड के बाद। और कुछ अपना सामान लेने के लिए राजेंद्र, शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखिए, हम फिर आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। और आज का एजेंडा में एक और अहम खबर है, वो खबर है सुप्रीम कोर्ट में हो रही समाअत को लेकर। सुप्रीम कोर्ट जो ऐसे राज्य है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 370 को निरस्त किया गया था और 2019 में 5 अगस्त 2019 में उसके बाद उसके खिलाफ जो है कई ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उस अर्जी में यह बताया गया था कि जिस तरीके से 370 धारा को मनसूख किया गया है, उसे निरस्त किया गया, वो तरीका सही नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसी को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दी गई थी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट लगातार समाअत कर रहा है। 3-4 दिनों तक समाअत हो चुकी है, आज भी समाअत है। सुप्रीम कोर्ट पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर, जिसमें खासतौर से जम्मू कश्मीर का जिक्र आ रहा है, जम्मू कश्मीर में जो ये निरस्त किया गया था धारा 370, उसकी ऐसे इस निरस्तीकरण के खिलाफ जो याचिका पड़ी थी उस पर आज फिर सुनवाई करेगा। आज की सुनवाई में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती हैं। खुर्रम हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ। खुर्रम, आज की समाअत का जो मुख्य आकर्षण है वो क्या होने वाला है? विशाल, देखिए, एक तो आपने खुद ही बताया कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो एक सियासी तौर पर देख सकते हैं कि ये एक बड़ी बात आज की समाअत के दौरान होने वाली है, क्योंकि इससे पहले हमने उमर अब्दुल्ला को देखा, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और जहां तक आज की समाअत की बात है
तो आज राजीव धवन जो सीनियर एडवोकेट हैं वो आज जो दलाइल हैं और रखने की शुरुआत करेंगे, और उसके बाद दिनेश द्विवेदी वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी आज दलाइल रख सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद अगर दूसरे वकला की बारी आती है या उनको वक्त मिलता है तो वो दलाइल रखेंगे। लेकिन आज की जो शुरुआत होने वाली है वो सीनियर एडवोकेट राजीव धवन करने वाले हैं। और अभी जो बुनियादी नुक्ता है वो जो डिस्कस हो रहा है, जो बिल्कुल जिस तरीके से पार्लियामेंट को कानून बनाने का इख्तियार है, लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की दस्तूर साज असेंबली, उसके इख्तियारात, पार्लियामेंट के इख्तियारात, क्या इन दोनों के बीच में टकराव है, और क्या जम्मू कश्मीर का जब विलय हुआ था भारत के साथ तो क्या वो शर्तों पर था, क्या पूरी तरीके से नहीं था। तो ये जो बुनियादी नुक्ता है, इसकी तशरीह, इसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट समाज के दौरान कर रहा है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणी की है, जिस तरीके की उन्होंने बार बार सवालात उठाए हैं और खासतौर से पूछा क्या जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से उसका इंतजाम हिंदुस्तान के साथ हुआ था वो पूरी तरीके से हुआ था, लेकिन बाद में उसमें दस्तूर साज असेंबली के जरिए से कुछ शर्तें जरूर आयद की गई थी। तो अहम सवाल यही है, बुनियादी नुक्ता यही है, चाहे वो कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी हो या उनके बाद दूसरे वकला हो, जफर शाह हो, उन्होंने दलील रखी हो, ये तमाम दलीलों का जो मरकज और महवर है वो सीधे तौर पर यही है कि जम्मू कश्मीर दस्तूर साज असेंबली के इख्तियारात और उसका तरीक़ेकार, और साथ ही साथ पार्लियामेंट के जरिए से जिस तरीके से दफा 370 को हटाया गया, क्या वो तरीक़ेकार ठीक था, क्या पार्लियामेंट के इख्तियारात के तहत ये ठीक था। तो ये जो तमाम सवालात हैं उसी की वजाहत सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और आज भी इसी नुक्ते पर जो गुफ्तगू है, जो दलाइल हैं, वो रखे जाएंगे। हमने गुज़िश्ता समात में खासतौर से देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि जम्मू कश्मीर का इंतजाम हिंदुस्तान के साथ बिला शर्त हुआ था। बाद में उसको तरीका जो अपनाया गया उसको आप 370 कह सकते हैं, लेकिन बिला शर्त हिंदुस्तान के साथ इंतजाम हुआ था। अब जो आईन है उसके अंदर किस तरीके से जो वकला दलीलें रखते हैं कि जिस तरीके से 370 को हटाया गया, उसमें क्या जो एक प्रक्रिया होनी चाहिए थी, क्या वो ठीक थी, क्या उसको अपनाया गया, क्या जो सूरत हाल वहां पर मौजूद थी और जिस तरीके से गवर्नर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, उसके बाद पार्लियामेंट के जरिए से तमाम जो कानून को बदला गया, उसमें तरमीम की गई, क्या वो ठीक थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। और उसी नुक्ते पर भी आज भी जो है दलाइल जारी रहेंगे। बिल्कुल खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही ये एक अहम खबर है कि आज हो सकता है, खुर्रम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती आज सुप्रीम कोर्ट परिसर में नजर आए। सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचने वाली, इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला वहां पहुंच चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबर है और जो भी इसमें अपडेट होगी वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 JK के साथ।